Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम तीन बहुत ही दिलचस्प मुद्दों पर बात करेंगे। हाँ, और ये तीनों ही भारत की एक उभरती हुई तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ है दुनिया के मंच पर भारत की रणनीति, दूसरी तरफ है अपने इतिहास से जुड़ने की कोशिश, और तीसरा देश के अंदर ही एक नई तरह की होड़। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भारत अपनी विदेशी जमीन पर मौजूद इकलौता सैन्य अड्डा क्यों छोड़ेगा? हाँ, ये सवाल तो उठता है। ये ताजिकिस्तान में आईनी एयरबेस था क्या, और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों था? देखिए, ये विदेश में भारत का अकेला ऐसा ठिकाना था जिसे हम एक प्रॉपर मिलिट्री बेस कह सकते थे। ओके। और इसकी खासियत थी इसकी लोकेशन। सोचिए, ये सेंट्रल एशिया में था, मतलब एक ऐसा इलाका जिसे रूस और चीन अपना प्रभाव क्षेत्र मानते हैं। अच्छा, तो वहाँ हमारी मौजूदगी एक बड़ा मैसेज ही थी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के बिल्कुल पास था। ऑन द मैप नहीं था, ये उस पूरे इलाके में हमारी आंख और कान जैसा था। सही कहा आपने, खासकर पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने के लिए। तो मतलब पीओके पर भी नजर थी। हाँ, इस बेस से हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और चीन के शिनजियांग प्रांत दोनों पर बहुत करीब से नजर रख सकते थे। ओहो। हमारी निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी और पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। अच्छा, तो ये बेस हमें मिला कैसे था? इसकी भी कोई कहानी होगी? कहानी बहुत दिलचस्प है। ये पहले सोवियत संघ का एयरबेस था जो उनके टूटने के बाद बेकार पड़ा था। फिर 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ा तो भारत ने तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने का फैसला किया। तब इसकी अहमियत समझ में आई। हाँ, भारत ने इस पर काफी निवेश किया। करीब 600-700 करोड़ रुपए खर्च करके इसे 2002 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल बना दिया। क्या क्या बनाया गया वहाँ? वहाँ एक 3200 मीटर लंबा रनवे, नए हैंगर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब सब कुछ मॉडर्न तैयार किया गया। और इसका इस्तेमाल भी हुआ, मतलब हाल फिलहाल में? बिल्कुल। सबसे ताज़ा उदाहरण 2021 का है, जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने दोबारा कब्जा किया। अच्छा, हाँ। तब वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इसी आईनी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। जब ये इतना ही जरूरी था और हमने इस पर इतना पैसा और वक्त लगाया, तो फिर 2022 में इसे इतनी चुपचाप खाली क्यों कर दिया गया? देखिए, सरकारी वजह तो यही दी गई कि ताजिकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी कुछ और है। असली कहानी पर्दे के पीछे है, और वो है रूस और चीन का दबाव। एक मिनट, रूस तो हमारा दोस्त है, वो क्यों दबाव डालेगा? ये एक जटिल रिश्ता है। दोस्ती अपनी जगह है, पर जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह। रूस मध्य एशिया को अपना बैकयार्ड यानी अपना आंगन मानता है। इससे नजदीकियां बढ़ी हैं। शायद रूस को ये चिंता थी कि भारत ये बेस अमेरिका को भी इस्तेमाल करने दे सकता है, जो उन्हें कभी मंजूर नहीं होता। कभी नहीं। और चीन का तो मामला और भी साफ है। हाँ, चीन तो कभी नहीं चाहेगा कि भारत उसके शिनजियांग प्रांत और सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इतनी नजदीक से नजर रखे। बिल्कुल। सीपैक चीन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो भारत की जासूसी क्षमता को अपने इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ताजिकिस्तान ने उनके दबाव में आकर ये फैसला लिया। पूरी संभावना यही है। देखिए, ताजिकिस्तान एक छोटा देश है। वो अपने दो विशाल और ताकतवर पड़ोसियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? असर तो साफ है। पीओके, अफगानिस्तान और शिनजियांग पर हमारी सीधी निगरानी की क्षमता कमजोर होगी। और मध्य एशिया में हमारी जो एक फिजिकल प्रेजेंस थी वो अब नहीं रही। वो अब शून्य हो गई है। आज की तारीख में अमेरिका के दुनिया भर में 100 से ज्यादा बेस हैं। चीन भी तेजी से अपने बेस बना रहा है और हमारे पास एक भी नहीं। तो मतलब अब हमें उस इलाके में प्रभाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह सॉफ्ट पावर यानी व्यापार और संस्कृति पर निर्भर रहना होगा। बिल्कुल। अब चुनौती दोगुनी है, बिना जमीन पर मौजूदगी के अपना प्रभाव बनाए रखना। तो एक तरफ भारत को बाहरी दबाव के चलते एक रणनीतिक मोर्चे से पीछे हटना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश अपने उन नायकों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जमीन और पहचान के लिए किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी धरती के पिता बिरसा मुंडा की, जिनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन थे बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति में हुआ था। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत और उनके लाए जमींदार आदिवासियों का भयानक शोषण कर रहे थे। किस तरह का शोषण? जिन जंगलों को आदिवासी सदियों से अपना घर मानते थे,
उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। नई जमींदारी प्रथा आई, जिससे बाहरी लोग, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, आकर उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। और नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी अपनी जमीन के मालिक थे, वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। ठीक यही हुआ। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई भी थी। हाँ, क्योंकि इसमें एक सांस्कृतिक पहलू भी था। वो पढ़ाई के लिए ईसाई बने थे, है ना? जी हाँ, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ये उनकी आदिवासी संस्कृति और पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छा। उन्होंने देखा कि धर्म परिवर्तन से उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बिरसाइत नाम से अपना एक अलग पंथ शुरू किया। मतलब एक नया धर्म? एक तरह से हाँ, जो आदिवासी मूल्यों, सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने ही समाज में फैली बुराइयों जैसे शराबखोरी, अंधविश्वास, इनके खिलाफ भी आवाज उठाई। वो एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। और उनके उलगुलान यानी महान विद्रोह के बारे में बताइए। उलगुलान सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, वो आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की एक हुंकार थी। बिरसा मुंडा ने सिर्फ मुंडा जनजाति को ही नहीं, बल्कि दूसरी आदिवासी जातियों को भी अपने साथ जोड़ा। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी दुर्दशा का कारण ये बाहरी दीकू और अंग्रेजी राज है। उनके प्रभाव का एक किस्सा बहुत मशहूर है, जब उन्हें जख्मी हालत में अदालत लाया गया था। हाँ, वो किस्सा उनके कद को दिखाता है। जब उन्हें गिरफ्तार करके अदालत ले जाया जा रहा था, तो उनके शरीर पर चाबुक के गहरे निशान थे, पैरों में भारी बेड़ियां थीं। और उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। बिल्कुल, लोग अपने नायक की एक झलक पाना चाहते थे। उस भीड़ को देखकर अंग्रेज अधिकारी डर गए थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक विचार को कैद किया है। और सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, 1900 में जेल में हैजे से। भगत सिंह की तरह उन्होंने भी बहुत कम उम्र में देश के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिरसा मुंडा ने अपनी जमीन और लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। आज भारत के राज्य भी एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अपने लोगों के लिए मौके और निवेश लाने की लड़ाई। बिल्कुल। हाल ही में गूगल के डेटा सेंटर को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो हुआ, वो इसका सटीक उदाहरण है। ये क्या मामला था? जी, ये भारत में बढ़ते कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। गूगल ने घोषणा की कि वो आंध्र प्रदेश में अपना एक बड़ा डेटा सेंटर लगाएंगे। और इस खबर के आते ही पड़ोसी राज्यों में हलचल मच गई। वहां की विपक्षी पार्टियों ने अपनी सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा निवेश उनके हाथ से कैसे निकल गया। ये तो 1991 से पहले के लाइसेंस राज से बिल्कुल उल्टा है ना? जमीन आसमान का फर्क है। तब मुख्यमंत्री दिल्ली में एक फैक्ट्री की परमिशन के लिए लाइन लगाते थे, और अब वो दुनिया भर के सीईओज को अपने राज्य में बुलाने के लिए होड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था परमिशन बेस्ड नहीं, बल्कि परसुएजन बेस्ड है। यानी अब आपको परमिशन नहीं मांगनी, बल्कि निवेशकों को मनाना है, उन्हें आकर्षित करना है। लेकिन ये होड़ है किस बात की? क्या ये सिर्फ टैक्स में छूट और सस्ती जमीन देने का खेल है? नहीं, अब मामला सिर्फ टैक्स छूट से बहुत आगे बढ़ गया है। आज की ग्लोबल कंपनियां सिर्फ रियायतें नहीं देखती। तो वो क्या देखती हैं? वो देखती हैं कि किस राज्य की नीतियां स्थिर हैं, जो हर चुनाव के बाद बदल ना जाएं। वो देखती है कि कहां सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, और कहां कुशल मजदूर मिलते हैं, और सबसे बढ़कर कहां का शासन प्रशासन बेहतर और पारदर्शी है। इसके कुछ और उदाहरण हैं? कई हैं। फॉक्सकॉन के प्लांट के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जबरदस्त होड़ थी। सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में मुकाबला हुआ। अच्छा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनने के लिए तमिलनाडु और तेलंगाना एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक हेल्दी कंपटीशन। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इस होड़ का सबसे बड़ा खतरा भी यही है। एक डर ये है कि राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए रेस टू द बॉटम में शामिल हो सकते हैं। मतलब एक दूसरे से बढ़कर रियायतें देने की होड़। हाँ, जैसे मुफ्त जमीन, कई सालों तक मुफ्त बिजली पानी। इससे राज्यों के सरकारी खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मुकाबला काबिलियत पर होना चाहिए, रियायतों पर नहीं। और इसका एक फायदा भी है, जिसे पॉलिसी डिफ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल। जब एक राज्य कोई अच्छी नीति बनाता है, तो दूसरे राज्य भी उसे अपनाते हैं। इससे एक अच्छी होड़ शुरू होती है। और आज जब दुनिया चाइना +1 रणनीति की बात कर रही है, तब तो ये और भी जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कंपनियां अब सिर्फ भारत नहीं आ रही, वो भारत में कहां ये देख रही हैं। एकदम सही।
जो ग्लोबल कंपनी चीन से बाहर अपना प्लांट लगाना चाहती है, वो भारत के अंदर सबसे अच्छी लोकेशन ढूंढ रही है। इसलिए राज्यों का आपस में प्रतिस्पर्धी होना अब भारत की मजबूरी भी है और जरूरत भी। और जब कोई एक राज्य ये रेस जीतता है तो आखिर में जीत पूरे भारत की होती है। बिल्कुल। तो आज हमने भारत के 3 अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए चेहरे देखे। हाँ, वैश्विक मंच पर अपनी रणनीति बदलता भारत, अपने इतिहास से प्रेरणा लेता भारत और अपने आर्थिक भविष्य के लिए अंदरूनी तौर पर मुकाबला करता भारत। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों कहानियां भारत के एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने का संकेत हैं। हाँ, हम नई भू राजनीतिक हकीकतों से जूझ रहे हैं, अपने अतीत से ताकत खींच रहे हैं और अपने भविष्य को एक नए तरीके से गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और राज्यों के बीच ये होड़ इसी बदलाव का एक हिस्सा है, पर ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या? भारत ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि ये मुकाबला देश को सामूहिक रूप से मजबूत करे और कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही राज्यों के बीच विजेताओं और हारने वालों का एक देश बना दे।